कहा गया था। जब यह नहीं चला तो गौतम अडानी ने खुद अपना वीडियो बनाया, उसका भी बाजार पर भरोसा नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। क्या जो हो रहा है केवल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर है या कुछ ऐसा भी है जो अभी सार्वजनिक रूप से हम या आप नहीं जानते हैं? भारत पर हमला कहा गया, मगर भारत तो अडानी के पीछे एकजुट नजर नहीं आ रहा है। अडानी अगर मेरी बात मान सकते हैं तो उन्हें अब बता देना चाहिए कि किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में यह गुप्त रहता है, मगर अडानी तो बता ही सकते हैं कि किस किस को पैसा दिया और लोग उनके बुरे वक्त में उनके साथ नहीं खड़े हैं। सबसे ज्यादा सैड बात यही है, मीडिया की अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार करीब एक सप्ताह में अडानी ग्रुप के शेयरों के भाव में 80 से 100 अरब डॉलर की गिरावट आई है। मगर उससे भी बड़ा झटका कुछ और है, सिटी बैंक और क्रेडिट सुइस का फैसला। दुनिया के दो बड़े बैंकरों ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड को मान्यता नहीं देने की घोषणा की। यह केवल अडानी ग्रुप के लिए झटका नहीं है, बल्कि भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस की साख को भी गहरा धक्का पहुंचाता है। क्रेडिट सुइस स्विट्जरलैंड का एक बड़ा सा बैंक है। हमने भी सोचा जरा इसकी तस्वीर तो देखें, जिसने भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने के बॉन्ड के बदले लोन देने से इनकार कर दिया है। हम कहां जा पाते यहां? ना ही हमारे पास कोई ग्लोबल चैनल है, मगर ग्लोबल दर्शक तो हैं। इसलिए हमने सुनीता जी को जगाया और कहा कि क्रेडिट सुइस के दफ्तर का विजुअल चाहिए, वीडियो चाहिए। सुनीता जी हमारे YouTube चैनल की दर्शक हैं। वो झट घर से निकली और यहां आ गई। यह ज्यूरिख में क्रेडिट सुइस का मुख्यालय है। यह एक बल्ज ब्रैकेट बैंक कहा जाता है। इस तरह के बैंक दुनिया के सबसे चुनिंदा बड़े बैंक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरबों खरबों का निवेश करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग और कंपनियां इनके क्लाइंट होते हैं। इन बैंकों के नाम आप जानते हैं, डॉयश बैंक, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका इत्यादि इत्यादि। क्रेडिट सुइस भी ऐसा ही एक नामचीन बैंक है जो दुनिया भर में अरबों डॉलर का निवेश करता है। हाल के वर्षों में क्रेडिट सुइस ने कई रिस्की बेट्स लगाई हैं और निवेशकों का पैसा डुबाया भी है। जैसे ग्रीनसिल कैपिटल में 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया और कंपनी 2021 में दिवालिया हो गई। इसी तरह आर्केगोस कैपिटल मैनेजमेंट जब 2021 में क्रैश कर गई, तब क्रेडिट सुइस ने 5.5 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाया। इसी सब के चलते क्रेडिट सुइस की मार्केट वैल्यू पिछले कुछ वर्षों में कमजोर भी हुई है। क्रेडिट सुइस ने पिछले साल नवंबर में 2025 तक 9,000 लोगों को नौकरियों से निकालने की घोषणा की है। तो क्या इन अनुभवों को देखते हुए क्रेडिट सुइस ने तय किया है कि अडानी समूह के बॉन्ड के बदले लोन नहीं देना है? यह कोई साधारण खबर तो नहीं थी। इसके आते ही हाहाकार मच गया। आज एक और खबर आई है। रॉयटर्स ने लिखा है कि उन्होंने खुद यह मेमो देखा नहीं है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि उसमें लिखा है कि बैंक वो अडानी ग्रुप द्वारा जारी की गई सभी सिक्योरिटीज की लेंडिंग वैल्यू को त्वरित रूप से हटा रहा है। यह भी लिखा है कि बैंक के अनुमान के मुताबिक इसका उसके मार्जिन लेंडिंग पोर्टफोलियो पर सीमित असर पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरों को सतर्कता के साथ देखा जाना चाहिए। बात यहां साफ की है, अगर क्रेडिट सुइस और सिटी बैंक इस तरह के कदम उठा रहे हैं तो भारत की छवि पर भी सवाल उठ रहा है। अगर भारत की सेबी ने जांच की होती, सार्वजनिक रूप से कहा होता, तो दुनिया को भरोसा होता कि भारत फ्रॉड के आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। ये सभी स्विट्जरलैंड में छपने वाले अखबारों की तस्वीरें हैं। यहां 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, फ्रेंच, जर्मन और इटालियन। जर्मनी में छपने वाला अखबार यहां काफी बड़ा है, नाम है नॉय जुर्खर ज़ॉइतुंग। 20 मिनटन भी काफी पढ़ा जाता है। इन पन्नों पर अडानी की खबरें हैं। एक और जर्मन अखबार टागेस अंटजाइगर की हेडलाइन है कि एक सप्ताह में 32 अरब डॉलर करीब हो गए, लेकिन अब फाइट बैक कर रहे हैं। अंटजाइगर ने बेहद साहित्यिक अंदाज में मोदी और अडानी के संबंधों के बारे में लिखा है। अंग्रेजी का वाक्य इस तरह से है, पॉलिटिशियन मोदी एंड बिजनेसमैन अडानी हैव मेड ए फेरी टेल कैरियर इन लॉकस्टेप। हिंदी में कुछ ऐसा कहा जा सकता है, राजनेता मोदी और बिजनेसमैन अडानी ने कदम से कदम मिलाते हुए किसी परी कथा की तरह अपना करियर बनाया है। आहा, क्या बात है। वैसे तो अडानी ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हैं, मगर ग्लोबल लेवल पर जिस तरह उनकी साख को धक्का लगा है,
फिलहाल वे अपने ग्लोबल चैनल लोकल ही रखें तो अच्छा रहेगा। ग्लोबल लेवल पर जाने से संदेह और गहराएगा कि 413 पन्नों का जवाब काम नहीं आया तो अब चैनल के जरिए प्रोपेगेंडा वॉर में उतरने जा रहे हैं। बेहतर होगा कि अदानी सबसे पहले अपनी साख को बहाल करें और फ्रॉड के आरोपों से मुक्ति पालें। लेकिन जिस एफपीओ के सब्सक्राइबर पूरे होने पर वाहवाही हुई, उसकी वापसी भी संदेह के घेरे में आ गई है। उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन पैसा लगाया था। यह आरोप भी कम गंभीर नहीं है। जैसा कि आपको हमने हर वीडियो में कहा है कि इस तरह के मुद्दों के कुछ पहलुओं को हम नहीं समझते, इसलिए चूक हो सकती है। इसलिए जो भी जहां भी छप रहा है हम एक जगह जमा कर रहे हैं ताकि हम और आप यह जान सकें कि किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारा इरादा किसी भी तरह से आपके निवेश के फैसले को प्रभावित करना नहीं है। फोर्ब्स की पत्रिका की सूची में अदानी दुनिया के अमीरों में तीसरे नंबर पर थे, अब फिसलकर 16वें नंबर पर आ गए हैं। इसी फोर्ब्स के जॉन हायट ने 1 फरवरी को एक लंबी रिपोर्ट लिखी। दावा किया कि इस बात के सबूत हैं कि अदानी ग्रुप ने अपनी ही शेयर सेल में खरीदी की है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जिन 2 कंपनियों पर अदानी ग्रुप के साथ मिलकर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मार्केट में हेराफेरी का इल्जाम लगाया है, वे दोनों अदानी ग्रुप के एफपीओ में अंडरराइटर बताई गई हैं। एक का नाम एलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि इंग्लैंड की निवेश कंपनी एलारा कैपिटल की सहायक कंपनी है, और दूसरी है मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल। हिंडनबर्ग ने लिखा है कि एलारा के एक फंड के पास कथित रूप से अदानी समूह में $3 अरब के स्टॉक हैं। 413 पन्ने के अपने जवाब में अदानी समूह ने एलारा से किसी तरह के संबंध को नकार दिया था। फिर आज देर शाम खबर आई कि इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन, जो कि एलारा कैपिटल के निदेशक थे, उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हुए विवाद के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर दोनों कंपनियों के बीच कोई संबंध ही नहीं तो फिर जॉनसन साहब को इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या अदानी समूह से जुड़ी कोई कंपनी अपना शेयर बेचकर अदानी समूह का एफपीओ ले रही थी? अगर ऐसा है तो गौतम अदानी को एक और वीडियो बनाकर इसे साफ करना चाहिए। यह तो और भी गंभीर आरोप है, खासकर ऐसे समय में जब उनकी कंपनियों पर फ्रॉड के आरोप लग रहे हों। कहीं इसी वजह से भी एफपीओ वापस तो नहीं लिया गया है। एफपीओ को वापस लेने से एफपीओ की खबरें खत्म नहीं हो गई हैं, बल्कि इससे जुड़ी खबरें अभी भी आ रही हैं कि भारत के कॉरपोरेट जगत के अंदर खाने में क्या क्या चल रहा है, उसकी भी झलक मिल रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड और ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एफपीओ में सबसे ज्यादा रुचि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने दिखाई है, जिन्होंने अपने कोटा से 3.26 गुना खरीदी की है। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले इन लोगों के नाम बताए गए हैं: अंबानी, सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल, सुधीर मेहता और पंकज पटेल। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि यह एक साइन ऑफ सॉलिडेरिटी के रूप में किया गया है। लिखा है कि सज्जन जिंदल और सुनील मित्तल ने आखिरी समय पर एफपीओ में खरीदी की, जिससे अदानी की एफपीओ बिक्री पूरी हो सकी। यह सब कुछ गोपनीय सूत्रों के हवाले से छपा है। जहां भी सूत्र है वहां अतिरिक्त रूप से आप सतर्क रहें। लिखा गया है कि यह निवेश उनके निजी फंड में से किया गया, ना कि उनके द्वारा संचालित कंपनियों से। क्या यह सामान्य घटना है? यह भी अपने आप में बड़ी घटना है कि अदानी को बचाने के लिए कई बड़े उद्योगपति अपने निजी फंड से अदानी के एफपीओ में पैसे लगा रहे हैं। ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड ने पैसा नहीं लगाया। एलआईसी ने अपना निवेश 3 करोड़ के बाद रोक दिया, आगे और पैसा नहीं लगाया। तो सज्जन जिंदल, अंबानी और सुनील मित्तल ने क्यों पैसे लगाए? अगर लगाए हैं तो हमारा सवाल है कि यह बिजनेस सेंस से लिया गया फैसला है या पॉलिटिकल हंटर के कारण लिया गया फैसला है? भारत के खिलाफ हमले के जवाब में उद्योगपति आपस में मिलकर लड़ रहे हैं, या सरकार आपस में लड़ने वाले या प्रतिस्पर्धा रखने वाले इन उद्योगपतियों को मिलकर बचाने के लिए कह रही है, एक दूसरे के साथ आने के लिए कह रही है? यह सब सवाल हैं। ब्लूमबर्ग में एंडी मुखर्जी ने लिखा है कि दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में अब अरबपतियों का भाईचारा बन गया है। ब्रदरहुड ऑफ बिलियनर्स
एक आफत में पड़ता है तो दूसरे आ जाते हैं बचाने के लिए। लिखा है कि अबू धाबी का शामिल होना पहले से ही पता था। हैरानी यह है कि भारत